तो हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर 5 डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी का सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है। ये सेशन में हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। तो जो डायरेक्टर्स है उनको कौन अपॉइंट करता है? उन्हें शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। और शेयर होल्डर्स कब मिलते हैं? साल में एक बार जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, तब सारे शेयर होल्डर्स मिलते हैं। और ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है, AGM है, उसमें शेयर होल्डर्स वोटिंग के थ्रू डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। तो जो कंपनीज एक्ट है उसमें दो प्रोविजंस है। एक तो फर्स्ट डायरेक्टर्स का प्रोविजन है और एक है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स के बाद जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं उन सब का प्रोविजन है। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स क्या होते हैं? जब भी आपकी कंपनी बनती है, जब भी आपने अपना मेमोरेंडम आर्टिकल्स सब रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद आप शेयर्स अलॉट करोगे। एक बार आपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स बना लिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, तो आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में तो आ गई, लेकिन अभी तक आपने शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। आपने आपको प्रॉस्पेक्टस बनाना है, शेयर एप्लीकेशन इनवाइट करना है, उसके बाद शेयर्स अलॉट करेंगे। एक बार जब शेयर्स अलॉट हो जाएंगे उसके बाद ही शेयर होल्डर्स बनेंगे। पर ये सारा जो प्रोसेस करने के लिए, प्रॉस्पेक्टस बनाने के लिए, शेयर एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए, ये सब करने के लिए भी आपको डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। तो लेकिन आपके कंपनी के पास अभी तक शेयर होल्डर्स तो है नहीं, तो ये डायरेक्टर्स जो कि फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है, मतलब कंपनी बनी उसके बाद पहली बार डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, इनको कौन अपॉइंट करेगा? बिकॉज शेयर होल्डर्स तो है नहीं आपके पास। तो इसमें यह है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन क्लॉज में साइन किया है, उन लोगों को डीम्ड किया जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा कि वही लोग फर्स्ट डायरेक्टर है। और अगर सिंगल पर्सन कंपनी है तो जो भी सिंगल पर्सन है जिसके पास सारे शेयर है वही फर्स्ट डायरेक्टर मान लिए जाएंगे। और जैसे ही सारे शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाएगा और जैसे ही फर्स्ट टाइम आप एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएंगे, तो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने के लिए भी आपको डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। डायरेक्टर्स जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएगा, और जैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग का वो तारीख आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स थे, 8-9 जितने भी लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स थे, वो सब ऑटोमेटिकली रिटायर माने जाएंगे। और वो जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसमें सारे डायरेक्टर्स जितने भी आपको चाहिए, 8 डायरेक्टर्स चाहिए, 9 डायरेक्टर चाहिए, 15 डायरेक्टर, हमने देखा कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, मिनिमम 2 या 3 होने चाहिए। प्राइवेट में 2, पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए। तो वो मिनिमम 3 या मैक्सिमम 15 आपको जितने भी डायरेक्टर्स चाहिए वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स वोटिंग करके उनको अपॉइंट करेंगे। सो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर द फर्स्ट डायरेक्टर्स तो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हो गए। उसके बाद जितने भी डायरेक्टर्स है आफ्टर द फर्स्ट डायरेक्टर्स, उसके बाद जितने भी डायरेक्टर्स है उन सबको AGM में शेयर होल्डर्स के द्वारा वोटिंग के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। और AGM हर साल होती है, वो एनुअल जनरल मीटिंग है, एनुअली होती है, हर साल होगी। और हर साल कोई ना कोई डायरेक्टर ज़रूर रिटायर होगा। कौन डायरेक्टर रिटायर होगा, किस तरीके से रिटायर होगा, उसका प्रोविज़न आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। अगर सपोज तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो करना है ये डिसाइड करने के लिए अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अगर सपोज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है तो आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है कि हर साल 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स रिटायर हो गए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी में सपोज 9 डायरेक्टर है, तो 9 का 2/3 क्या हुआ? 6 हुआ। तो हर साल 6 डायरेक्टर्स को रिटायर माना जाएगा और एनुअल जनरल मीटिंग में आपको वापस 6 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। फिर जब नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब वापस आप 6 डायरेक्टर्स को रिटायर करेंगे। तो आप ये जब 6 डायरेक्टर्स को रिटायर कर रहे हैं तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये 2/3 में से 1/3 ऐसे होने चाहिए, मतलब ये 6 में से एटलीस्ट 3 ऐसे होने चाहिए जो कि सीनियर मोस्ट है। मतलब ये 9 लोग हैं, 9 लोगों में से जिसने भी 2 साल काम किया है, अच्छा सॉरी, 9 लोगों में से सपोज 3 लोगों ने 2 साल काम किया है, बाकी 6 लोगों ने सिर्फ 1-1 साल काम किया है। तो एटलीस्ट जो लोगों ने 2 साल काम किया है, मतलब सबसे ज़्यादा काम किया है, वो सबसे सीनियर है, उनको नेक्स्ट ईयर तो रिटायर करना ही पड़ेगा। तो 1/3 डायरेक्टर सीनियरिटी के बेसिस पे रिटायर हो गए, और बाकी के जो 1/3 डायरेक्टर है, आपको टोटल 2/3 को रिटायर करना है ना, तो 1/3 डायरेक्टर सीनियरिटी के बेसिस पे हो गए और बाकी 1/3 डायरेक्टर कोई भी हो सकता है। और वो जो रिटायर हो रहे हैं उसके जगह पे आप नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो
या फिर वो सेम डायरेक्टर को आप रीअपॉइंट कर सकते हो। अगर कोई डायरेक्टर है जिसका आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई ठीक है, हम इसको वापस रीअपॉइंट नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसे डायरेक्टर्स है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो। रीअपॉइंटमेंट में कोई ऐसा कैप नहीं है, मतलब 20 साल 30 साल। अभी जैसे आप रिलायंस का देखो तो उसमें ये मुकेश अंबानी है और सब है, वो तो कंटिन्यूसली अब डायरेक्टर्स रहे ही है ना। वो तो 30 साल 35 साल जितना भी उनका टाइम है वो पूरा टाइम डायरेक्टर्स रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी 3 साल के बाद उनको निकाल ही देना है कंपनी में से, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस आपको एक प्रोसीजर करना है कि हर 2 साल में उसका एक रीअपॉइंटमेंट का AGM में वोटिंग करवाना है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या फिर अगर कोई डायरेक्टर को कहीं और कंपनी में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो किसी और कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए वो आपका कंपनी का डायरेक्टरशिप छोड़ना चाहता है, तो उस केस में वो आपका कंपनी छोड़ेगा, उसके जगह पे आप एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, AGM के होने से पहले ऐसा नहीं होता है कि AGM में कोई शेयर होल्डर उठ के बोलेगा कि मुझे डायरेक्टर बनना है और उसको आप बना दोगे, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टर जो होंगे वो एक्सपर्ट्स होंगे अपने फील्ड में, तो कंपनी का पहले से डिसाइड होता है कि भाई नेक्स्ट टाइम कौन डायरेक्टर को वो AGM में रिकमेंड करने वाले हैं नया डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये जो भी पर्सन है जिसको रिकमेंड करने वाले हैं उसको AGM से पहले ही एक लेटर डिक्लेरेशन देना है कि भाई मैं एक सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन है कि भाई मैं डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ। मतलब डायरेक्टर बनने के लिए हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, मैं वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करता हूँ, ऐसा एक डिक्लेरेशन देना है। साथ में उसको अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कंपनी को बताना है। और कंपनी को क्या करना है, उसको ये जो डिक्लेरेशन मिल जाता है उसके बाद उसको वो AGM में रखना है। उसका AGM में वोटिंग के थ्रू अपॉइंटमेंट हो जाता है। उसके विदिन 30 डेज़ उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि ये हमारे नए डायरेक्टर है, उनका DIN नंबर ये है और उसके दूसरे डॉक्यूमेंट सब ये हम सबमिट कर रहे हैं। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर फर्स्ट डायरेक्टर्स। अभी टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, कितने टाइप के डायरेक्टर होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑन डायरेक्टर्स वेकेंट पोजीशन और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट का बेसिक मतलब ये समझिए कि वो उसको किसी भी तरीके से कंपनी से लगाव नहीं है। अगर किसी इंसान को कंपनी से कोई भी बेनिफिट हो रहा है, कोई भी लगाव है या फिर कोई भी उसका इंटरेस्ट है, तो वो एक तरीके से वो डिपेंडेंट हो जाएगा। डिपेंडेंट इन द सेंस उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, वो जो भी डिसीजन लेगा वो खुद के इंटरेस्ट को देखते हुए लेगा। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको कंपनी में ऐसा कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है। इसके वजह से जब वो डिसीजन ले रहा है तो उसके दिमाग में कोई भेदभाव या कोई बायस नहीं होगा। वो जब करेगा अपना काम तो एकदम ही इंडिपेंडेंस से करेगा। इंडिपेंडेंस मतलब उसके जो डिसीजंस है उसमें कोई बाहर का कुछ भी जो बाहर के कुछ भी तत्व है वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उसको प्रभाव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डायरेक्टर है, जैसे जो डायरेक्टर्स होते हैं बहुत टाइम ये भी होता है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो जैसे किसी के पास 20% 30% ऑफ द शेयर होल्डिंग है, वो अपने आप को डायरेक्टर इलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जब शेयर होल्डर का मीटिंग होता है, आपके पास अगर 30% शेयर्स है तो आपके पास 30% वोटिंग राइट भी है। तो इसीलिए आप तो अगर अपने आप को वोट करोगे तो 30% के सामने आपको वो वोट आप इलेक्ट हो ही जाओगे ना। 30% के सामने तो कौन ही लड़ पाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होता है वही डायरेक्टर होता है। अभी सपोज़ अगर कंपनी को किसी भी डिसीजन की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है, अगर वो बाहर बात पता चल गई कि कोई कंपनी ने कुछ गलत कर दिया है, तो क्या होगा, कंपनी के जो शेयर्स के प्राइस है वो गिर जाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा, वो डायरेक्टर को ही होगा क्योंकि उसके पास 30% शेयर्स है। और तो अगर कंपनी के प्राइसेस गिर गए, शेयर के प्राइसेस गिर गए, तो जो 30% शेयर होल्डर वाला डायरेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो डायरेक्टर हो सकता है
कुछ चीटिंग करने की कोशिश करे, कोई इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश करे। यहाँ पे क्या हो गया, वो जो डायरेक्टर है वो कंपनी के और बाकी शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो ऐसा इंसान होगा जो कि शेयर होल्डर नहीं है, तो अगर उसके शेयर के प्राइस घटते भी है तो भी उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब वो इंसान डिसीजन लेगा तो वो ये सोच के लेगा कि मैं शेयर होल्डर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ, शेयर होल्डर्स का भला सोचूं, ना कि मैं शेयर प्राइसेस के बारे में सोचूं। तो इसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का प्रोविज़न कंपनीज एक्ट में रखा हुआ है। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट कहाँ से होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक डेटाबेस है। डेटाबेस में जो भी लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तरह काम करना चाहते हैं और जो भी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, वो लोग अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। वो एप्लीकेशन करेंगे और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नाम को वेरीफाई करेंगे कि ठीक है वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल तो कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई फ्रॉड का केस या ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो उनका नाम, एड्रेस, सब कुछ वो डेटा बैंक में डाला जाएगा। और फिर जब भी कंपनी को, किसी भी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो वो ये डेटा बैंक को लेके उसमें से, मतलब सपोज डेटा बैंक में 10,000 लोगों का नाम है, तो वो 10,000 में से कोई भी 2 लोगों को वो अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई माइनिंग टाइप की कंपनी है जो कि माइनिंग का काम करती है, ये कोल माइनिंग होता है, बहुत सारे लाइमस्टोन माइनिंग है, ये सारे माइनिंग का काम करती है, तो अभी अगर उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चूज़ करना है तो ऑब्वियसली वो ऐसा एक डायरेक्टर चूज़ करेगा जिसको माइनिंग के फील्ड में नॉलेज है। तो अगर ये जो 10,000 लोगों ने अपना नाम दिया हुआ है, 10,000 लोगों का डेटा बैंक है, उसमें अगर कोई माइनिंग फील्ड से रिलेटेड कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोफेसर है जो जियोलॉजी में उसने पीएचडी किया हुआ है, तो उस बंदे को वो अप्रोच करेगा कि क्या आप हमारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं या नहीं। तो कंपनी सिलेक्ट कर सकता है कि उसको कौन से पर्सन को अप्रोच करना है। उसके बाद वो जो पर्सन है उसका नाम एनुअल जनरल मीटिंग में पुटअप किया जाएगा और एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग के थ्रू उसको फाइनली अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब अगर 3 डायरेक्टर है तो उसमें से 1 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर 9 डायरेक्टर्स है तो उसमें से एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर क्या है, उनका टेन्योर थोड़ा ज़्यादा है, उनको 5 साल में रिटायरमेंट आएगा, या फिर रीअपॉइंटमेंट आएगा। और 5 साल बाद अगर आप उसको रीअपॉइंट कर रहे हो तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू उसको रीअपॉइंट करना पड़ेगा और आपको प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा कि आप इस पर्सन को रीअपॉइंट क्यों कर रहे हो। ये किस लिए होता है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है ना, आपको उसका इंडिपेंडेंस बरकरार रखना है। अगर 5 साल में हो गया कि भाई उसको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लग गई, अगर कंपनी उसे ज़्यादा फीस दे रही है या फिर कुछ ऐसा एडिशनल बेनिफिट्स दे रही है और उसके वजह से अगर डायरेक्टर के मन में थोड़ा भेदभाव क्रिएट हो जाता है, तो हो सकता है कि फिर वो कंपनी के डिसीजन में थोड़ा पार्शियलिटी दिखाए। तो वो सब ना हो, उसके वजह से ये बोला हुआ है कि स्पेशली आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि ये पर्सन को क्यों वापस रीअपॉइंट कर रहे हैं। और साथ ही ताकि उसमें भेदभाव ज़्यादा बढ़ ना जाए, वो नेचुरली है ना, आप किसी कंपनी के साथ अगर 10 साल 15 साल सेम कंपनी के साथ रह रहे हो तो आपको कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, आप कंपनी के एम्प्लॉय के साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी हो जाते हो। मतलब वो बेसिकली इंसान का स्वभाव है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ हम अटैच हो जाते हैं, एज अ पर्सनली अटैच हो जाते हैं और फिर हम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। तो हो सकता है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बचाने के लिए थोड़ा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थोड़ा भेदभाव दिखाए। तो इसीलिए सेम पर्सन बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए सेम कंपनी में ना रहे, इसीलिए एक कंडीशन है कि आप उसको 2 टर्म्स के लिए, 2 टर्म्स के लिए ही सिर्फ अपॉइंट कर सकते हो। जो उसका फर्स्ट टर्म है वो 5 साल का रहेगा, उसके बाद आप उसको रीअपॉइंट करोगे सेकेंड टर्म के लिए, वो भी फिर 5 साल का रहेगा। तो मतलब 10 साल के लिए आप उसको सेम डायरेक्टर को रख सकते हो। 10 साल के बाद उसको कंपलसरी रिटायर होना ही है, उसको आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते हो। हाँ, ये कर सकते हो कि 10 साल के बाद आप उसको रिटायर करो और फिर 3 साल बाद 3 साल का ब्रेक दो और फिर वापस वो सेम पर्सन एजीएम में रेजोल्यूशन रीअपॉइंट होके वापस आ सकता है, लेकिन 3 साल का ब्रेक बीच में होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि ये ड्यूरिंग दिस 3 साल वो किसी भी तरीके से कंपनी के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 साल में आपने उसको
कंपनी में कोई जॉब दे दी या फिर कोई और तरीके का आपने उसकी दूसरी कोई कंपनी थी उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए ना। वैसे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनके लिए क्या कंडीशंस है? पहली चीज़ तो वो एक्सपर्ट होने चाहिए, वो अपना जो फील्ड है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए। नेक्स्ट है वो ये जो कंपनी है उसका प्रमोटर या फिर उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसका कोई प्रमोटर नहीं होना चाहिए, या फिर ये जो कंपनी है उसके जो प्रमोटर्स और डायरेक्टर है उसका रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए, और उसका ये जो कंपनी है या फिर इसकी कोई भी सब्सिडरी कंपनी है उसके साथ कोई फाइनेंशियल रिलेशन नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल रिलेशन मतलब उसके कोई शेयर्स नहीं होल्ड करने चाहिए या फिर उसके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिए होने चाहिए इन द लास्ट 2 ईयर्स। फॉर एग्जांपल अगर जो ये डायरेक्टर है उसकी और कोई कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, वो खुद उसका कोई प्राइवेट बिल्डर वाला कंपनी है, और ये जो कंपनी है उसने ये डायरेक्टर को बिल्डिंग का काम दिया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम दिया है, तो अब वो इंडिपेंडेंट तो रहा नहीं, बिकॉज उसका एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है कंपनी के साथ, तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मतलब जो कंपनी है और डायरेक्टर है या फिर डायरेक्टर का कोई फर्म है, उन दोनों के बीच में कोई भी फाइनेंशियल रिलेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही जो कंपनी होती है उसमें की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं। की मैनेजरियल पर्सनल मतलब इम्पॉर्टेंट पीपल जो कि मैनेजमेंट के पोस्ट में हो, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी सेक्रेटरी है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ये सब बहुत ही हाई पोस्ट पे है। और की मैनेजरियल मतलब इम्पॉर्टेंट पोस्ट है मैनेजमेंट के लेवल पे। तो ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो किसी भी की मैनेजरियल पर्सनल से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो हमने जो थर्ड पॉइंट देखा था कि वो प्रमोटर और डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और ये फाइनल पॉइंट है कि की मैनेजरियल पर्सनल से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपनी सेक्रेटरी है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, वो लोग डायरेक्टर्स नहीं होते कंपनी के, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं, तो वो उनके साथ भी कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है वो है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर फुल टाइम डायरेक्टर, तो इसको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है कि वो जो कंपनी का डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का बेसिकली क्या काम होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो एक बार मिलेंगे डायरेक्टर मीटिंग में और उसके बाद वो कोई पॉलिसी बनाएंगे। अब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग डायरेक्टर का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके सामने एक प्रपोजल रखा कि भाई हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको हम बोनस देंगे या फिर उसको हम इंक्रीमेंट देंगे, उसको 3% इंक्रीमेंट देंगे। तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि हाँ सही है, हम उसको 3% से 5% के रेंज में इंक्रीमेंट देंगे। और फिर वो तो चले गए अपने अपने घर। अभी ये 3% इंक्रीमेंट देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है कि ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग डायरेक्टर का है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अपने HR डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई सारे एम्प्लॉयज़ का लिस्ट निकालो, कौन कौन 3% इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल है वो आप कैलकुलेट कीजिए। जो अपना बिल सेक्शन है, अकाउंटिंग सेक्शन है, उसको बताएगा कि भाई आप कैलकुलेट कीजिए कि 3% इंक्रीमेंट जो जो लोग एलिजिबल है उनको 3% कितना इंक्रीमेंट देना है, उसके लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, वो सब आप बताइए। तो वो एक बार सब कैलकुलेट करवाएगा। उसके बाद एक बार कैलकुलेट हो गया कि भाई इस पर्सन को 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ये पर्सन को 1200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। 3% सबका पे अलग अलग होता है ना, तो सबका 3% भी अलग अलग रहेगा। जिसका 1000 रुपये पे है उसका 3% उसको 3 रुपये मिलेगा, जो 2000 रुपये पे है उसका 3% उसको 6 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। और फिर फाइनल जो अप्रूवल फाइल पे है उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डिसीजन था इंक्रीमेंट का, उस हिसाब से मैं इन लोगों को इतना इंक्रीमेंट अप्रूव करता हूँ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो एक डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का काम किसने किया? वो मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया। मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्या करेगा? जो डेली रूटीन का काम है किसी भी कंपनी का उसको मैनेज करेगा, जो डे टू डे फंक्शंस है उसको कैरी आउट करेगा, उसको मतलब जो डे टू डे आपको जो काम करने पड़ते हैं ऑफिस में वो सब वो करेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी डिसीजन लिए हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई है, उन सबको मैनेजिंग डायरेक्टर इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर मतलब कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने बिहाफ पे
कि किसी और पर्सन को अपॉइंट कर रहा है, किसी और पर्सन को नॉमिनेट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल तो नहीं है, बट मैं एक इमेजिनरी एग्ज़ाम्पल से जैसे सॉर्ट ऑफ दे सकती हूँ कि अगर कोई एयरपोर्ट है, कोई भी दूर कोई नया एयरपोर्ट क्रिएट करना चाहती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी से ये काम कराऊंगी इतना अच्छी तरह होगा नहीं। अभी जैसे वो ट्रेंड भी चल रहा है ना कि गवर्नमेंट का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एयरपोर्ट बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, तो वो सब प्राइवेट कंपनीज़ को वो काम दिया जाता है। तो कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने मिलकर एक कंपनी बनाई, और ये कंपनी का एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये XYZ प्लेस में वो एयरपोर्ट बनाएंगे और उस एयरपोर्ट को मैनेज करेंगे। लेकिन इंडिया में ये काम किसका है? ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है, अल्टीमेटली सारे एयरपोर्ट का ध्यान रखना। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी बन भी रही है एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए, तो वो जाएगी पहले परमिशन लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ये शर्त रख सकता है कि ठीक है, मैं आपको एयरपोर्ट का डेवलपमेंट का परमिशन तो दे दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि आपका जो मुझे वॉच तो रखना पड़ेगा कि भाई एयरपोर्ट जिस तरीके से काम कर रही है सेटिस्फैक्ट्री लेवल से काम कर रही है कि नहीं। तो वो वॉच रखने के लिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर मैं खुद नॉमिनेट करूँगा, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी नॉमिनेट करेगी, वो डायरेक्टर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होना चाहिए। तो इसको कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने दूसरी किसी कंपनी में अपना एक डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकती है। अभी ये कौन कौन से कंडीशन में, जैसे मैंने आपको एक इमेजिनरी एग्जांपल दिया, मेरे को पक्का पता नहीं है कि भाई ऐसी जो कंपनीज बनती तो है डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट के लिए, लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपना नॉमिनी डायरेक्टर रखा है कि नहीं, आई एम नॉट 100% श्योर। मतलब ये जो चीज़ है मैंने एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी में देखी हुई है। अगर आपको आइडिया हो तो धोलेरा में एक वो लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके एक कंपनी बनाई है जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो वहाँ पे जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी का 50% शेयर है और बाकी का 50% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का है। तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनके तरफ से 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूट जब किसी कंपनी में कोई भी डायरेक्टर को नॉमिनेट करके उसको अपॉइंट करवाता है तो वो डायरेक्टर्स को नॉमिनी डायरेक्टर्स कहा जाता है। अभी ये इंस्टीट्यूट को ये हक कैसे मिलता है, ये नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करने का हक कहाँ से मिलता है? तो उसको 3 तरीके से मिल सकता है। पहले, अगर आपने कंपनी के साथ कोई ऐसा स्पेसिफिक एग्रीमेंट किया है तो, जैसे यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि भाई वो कंपनी को एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करना है, तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास गई, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कंडीशन रखा, तो उसने एग्रीमेंट किया होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, तो वो एग्रीमेंट के द्वारा वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को हक मिला कि वो एक नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करे। नेक्स्ट है कि कोई लॉ या फिर कोई एक एक्ट है जिसमें ऐसा लिखा है कि ये जो भी इंस्टीट्यूट है, जैसे बहुत सारे एक्ट होते हैं, सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं होती, बहुत सारे एक्ट होते हैं, जैसे स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट है। अगर किसी भी एक्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट है, तो ये सारे जो एक्ट है उसके अंडर बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो अगर ये कोई इंस्टीट्यूट है जो रजिस्टर्ड है किसी एक्ट में, और उस एक्ट में लिखा है कि सपोज NBFC एक्ट में, अगेन मैं आपको एक इमेजिनरी एग्जांपल दे रही हूँ, ये सच्ची का एग्जांपल नहीं है, मुझे नहीं पता कि NBFC एक्ट में कुछ ऐसा लिखा है कि नहीं। अगर सपोज NBFC एक्ट में ऐसा लिखा है कि एक डायरेक्टर RBI अपॉइंट करेगा, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है तो RBI अपॉइंट करेगा। तो अगर ऐसा किसी एक्ट में लिखा हुआ है, किसी लॉ में लिखा हुआ है, तो उसको राइट मिलेगा इस तरीके से नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। और थर्ड है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स की खुद की कंपनी होती है, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है, उसमें 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का होता है, या फिर हो सकता है 90% शेयर होल्डिंग, 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट कंपनी का ही हो, स्टेट गवर्नमेंट का ही हो। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जब शेयर्स होते हैं तो वो शेयर्स है ना, गवर्नर ऑफ गुजरात, इसके गवर्नर ऑफ गुजरात के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होता है। उसमें ये लिखा होता है कि शेयर्स आर इशू टू द गवर्नर ऑफ गुजरात। अभी गवर्नर ऑफ गुजरात जो है वो खुद तो जाके सभी कंपनी में डायरेक्टर बनेगा नहीं,
तो वो क्या करेंगे कि वो जो IAS ऑफिसर होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, फिर GAS जो गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, इन सबको एज डायरेक्टर्स नॉमिनेट करते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनीज में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपने शेयर होल्डिंग के वजह से डायरेक्टर्स नॉमिनेट करने का हक मिलता है। नेक्स्ट है एडिशनल डायरेक्टर। मतलब जो डायरेक्टर होते हैं वो AGM में अपॉइंट होते हैं, लेकिन AGM कब होगा? साल में एक बार होगा, या फिर उसके ये भी कंडीशन है कि आपको मैक्सिमम 15 महीने का टाइम मिलता है, 15 महीने में आपको करवा लेना है। तो सपोज़ मेरा AGM अभी ख़त्म हुआ दिसंबर में, मार्च में मुझे पता चला कि भाई मेरा ऐसा कोई स्पेशलाइज प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से मुझे एक एडिशनल डायरेक्टर की ज़रूरत है, और वो डायरेक्टर मतलब अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए और उसकी मुझे ज़रूरत है। लेकिन अभी मेरा AGM कब होगा? मेरा AGM तो अभी नेक्स्ट मार्च में होगा और 12 महीने बाद होगा। तो मैं 12 महीने तक इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ एक एक्सपर्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? एक एडिशनल डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे टेम्पररीली। तो ये कैसा डायरेक्टर है? इसको AGM में अप्रूव नहीं किया है, इसको AGM के बाद एज एन एडिशनल डायरेक्टर रखा है। जब नेक्स्ट AGM होगी 12 महीने बाद, तब ये जो एडिशनल डायरेक्टर है तो AGM में रेजोल्यूशन पास करके इसको पोस्ट देना पड़ेगा, उसको पोस्ट देना पड़ेगा। और अगर AGM में वो रेजोल्यूशन के लिए शेयर होल्डर्स मना कर देते हैं कि नहीं हम ये एडिशनल डायरेक्टर के लिए एग्री नहीं करते, तो वो बंदा जो है वो डायरेक्टरशिप का पोस्ट होल्ड नहीं कर पाएगा। सो इफ़ अ पर्सन फेल्स टू गेट अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, ही वुड नॉट बी अपॉइंटेड। तो एडिशनल डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो टेम्पररी है, आपको नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उसको रेगुलराइज करना पड़ेगा, मतलब उसका वोटिंग करवाना पड़ेगा और उसको प्रॉपर अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। और अगर उसको वोटिंग करके अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है तो उसको उसके बाद आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर मतलब अगर कोई आपका रेगुलर डायरेक्टर है जिसको आपने AGM में वोटिंग करके अपॉइंट प्रॉपरली किया हुआ है, लेकिन किसी वजह से वो रेगुलर डायरेक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि वो आउट ऑफ इंडिया चला गया, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए वो आउट ऑफ इंडिया चला गया, वो अवेलेबल नहीं है, तो वो रेगुलर डायरेक्टर के जगह पे आप एक ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर आपका जब रेगुलर डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया जाता है 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए, तो उसके जगह पे आप ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। जब आपका रेगुलर डायरेक्टर वापस आ जाएगा तो ये ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर चला जाएगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कि लास्ट सेंटेंस में है, अ पर्सन होल्डिंग एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड। मतलब सपोज मेरे 2 डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं 3 महीने से ज़्यादा के लिए। मिस्टर ABC पहले आउट ऑफ इंडिया चले गए थे, उसके बदले मैंने मिस्टर AD को ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर बनाया। अभी ये हुआ कि मिस्टर XYZ भी आउट ऑफ इंडिया चले गए 3 महीने से ज़्यादा के लिए, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ मिस्टर AD को कि अरे आप ऑलरेडी ABC के ऑल्टरनेट डायरेक्टर है तो आप XYZ के भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन जाओ। मतलब सेम पर्सन 2 डायरेक्टर्स के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता है, उसके लिए 2 अलग पर्सन ही और 2 अलग ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर चाहिए आपको। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट करने का मेथड क्या है? आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविज़न दिए हैं उस हिसाब से आपको अपॉइंट करना है, या फिर आपको जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंटमेंट करवाना है। और अगर सपोज़ कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो कि 3 महीने से ज़्यादा के लिए आउट ऑफ इंडिया चला गया, उसके बदले आपको एक ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर है उसके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेम क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के टाइम पे देखा था कि उनका नाम एक डेटा बैंक में से निकाला जाता है, वो एक्सपर्ट होते हैं, ये सब क्राइटेरिया देखे थे। तो अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑल्टरनेटिव में आप जिसको अपॉइंट कर रहे हो वो बंदे का नाम डेटा बैंक में नहीं होना चाहिए, वो बंदा उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का नाम भी अगर डेटा बैंक में है तो आप क्या करोगे, आप वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को निकाल ही दो ना, और ये ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे पोस्ट दे दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, द पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
उसके खुद के पास अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की क्वालिफिकेशन है तो आप उसको ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाओ, उसको ऑल्टरनेटिव टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मत बनाओ। डायरेक्टर अपॉइंटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑन डायरेक्टर्स वेकेंट पोजीशन। कोई भी डायरेक्टर है, आपका रेगुलर डायरेक्टर है, उसकी जगह खाली हो गई। उसकी जगह क्यों खाली हो गई? मतलब AGM हो गई, उसके बाद हो सकता है वो डायरेक्टर की डेथ हो गई, या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो गया, उसके ऊपर कोई फ्रॉड केस हो गया, उसके वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया और इसलिए वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह खाली हो गई। तो वो जो खाली जगह है उसको भरने के लिए आप एक दूसरा डायरेक्टर वहाँ पे अपॉइंट कर रहे हो। लेकिन अगेन आपका AGM कंप्लीट हो गया है, अभी आपका नेक्स्ट AGM 12 महीने बाद होने वाला है, तो वो खाली जगह वेट भरने के लिए आप 12 महीने वेट नहीं कर सकते हो। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो उस खाली जगह को भर देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट AGM में वोटिंग करके उसको रेगुलर अपॉइंटमेंट दिया जाए। अभी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे डायरेक्टर का पोस्ट वेकेंट होता है? फर्स्ट है कि अगर उसको आपने जनरल मीटिंग में रिमूव कर दिया तो फिर उसका पोस्ट वेकेंट हो जाएगा, या फिर अगर वो 12 महीने तक किसी भी बोर्ड मीटिंग में नहीं आया तो वो उसका जो पोस्ट है वो मतलब उसको ऑटोमेटिकली आप मान लोगे कि वही 12 महीने तक ये ऑफिस आया ही नहीं है, तो फिर आप उसको निकाल दोगे। या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो गया, या फिर कोर्ट ने बोला कि ये डिस्क्वालीफाइड है। अगर सपोज़ वो जो डायरेक्टर है वो किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, कोई और कंपनी में उसके ऊपर कोई केस हुआ है, फ्रॉड का केस हुआ है, या फिर कोई केस चल रहा है और कोर्ट बोलता है कि भाई आपके ऊपर ये केस चल रहा है, आपको ये गुनहगार माना जा रहा है, तो हम आप कहीं और भी डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो उस केस में उसको आपके कंपनी का डायरेक्टरशिप भी छोड़ना पड़ेगा और उसका सीट वेकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज़ कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट। कोर्ट ने उसको कहीं पे गुनहगार माना है और उसको कोई भी सज़ा मिली है, और वो जो सज़ा मिली है वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है या मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब उसने कोई फ्रॉड किया है, मॉरली गलत काम किया हुआ है। तो मॉरल टर्पिट्यूड में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई उसने खुद ने फ्रॉड किया है, ऐसा भी हो सकता है कि उसको पता था फ्रॉड हो रहा है फिर भी वो चुप रहा, तो वो भी एक इमोरल चीज़ हो गई, तो वो मॉरल टर्पिट्यूड में आ जाएगा। तो ये रीज़न की वजह से भी उसका डायरेक्टरशिप में से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसका सीट वेकेंट हो जाएगा। या फिर अगर वो डायरेक्टर को कंपनी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, या फिर कंपनी ने कोई एग्रीमेंट किया है जिसमें उसको फाइनेंशियल इंटरेस्ट था और उसने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। डिस्क्लोज मतलब उसने बाकी डायरेक्टर्स को बताया नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी है वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है XYZ फर्म को। अभी ये एक पर्टिकुलर डायरेक्टर है, वो XYZ फर्म का जो पार्टनर है वो ये डायरेक्टर का रिलेटिव है। लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसीजन ले रहे थे कि ठीक है हम XYZ को ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे और ये सब जब डिसीजन ले रहे थे, तब ये डायरेक्टर्स ने ये चीज़ बताई नहीं। आगे आके उसने ये नहीं बताया कि भाई ये जो XYZ का पार्टनर है वो मेरा रिलेटिव होता है। तो अगर उसने वो चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की है तो वो जो डायरेक्टर है उसको अनफिट माना जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बिकॉज अगर उसके रिलेटिव को भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कंपनी के पास से, तो अगर मेरे किसी रिलेटिव का भी कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उसमें इनडायरेक्टली तो मेरे फैमिली का ही फ़ायदा हो रहा है ना, तो मेरा ही फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तो अगर मुझे कंपनी के पास से कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है तो वो डिस्क्लोज़ करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फाइनली प्राइवेट कंपनी के केस में ये 6 डिस्क्वालिफिकेशन तो रहेंगे, उसके अलावा भी वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में और भी डिस्क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सिलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो जैसे हमने देखा था आपको जितने शेयर होल्डिंग होता है आपका वोटिंग राइट उतना ही मिलता है। अगर आपके पास 40% ऑफ शेयर्स है तो आपका वोटिंग राइट भी 40% हो गया। अगर आपके पास 40% है, आपकी जो मदर है उसके पास 20% है, आपका जो भाई है उसके पास 30% है, तो कितना हो गया 40 + 20 + 30 90% तो आपके पास ही हो गया। और जो बाकी 10% है वो दूसरे लोगों के पास है। तो ये केस में तो क्या होगा कि भाई आप जो चाहते हो वैसे ही डिसीजंस लिए जाएंगे, और बाकी के जो 10% क्योंकि आपके पास 90% शेयर होल्डिंग हो गया ना, आपके और आपके मदर और आपके भाई के थ्रू, तो आप तीनों जो भी डिसाइड करोगे वही डिसीजन होगे। भले वो कंपनी को नुकसान हो रहा है
फिर भी वही डिसीजन होगा। बाकी के 10% लोग क्या करेंगे, उनके इंटरेस्ट का ध्यान कौन रखेगा, उनके फ़ायदे का ध्यान कौन रखेगा। यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है वो सब लोग मिल के अपना एक डायरेक्टर चूज़ कर सकते हैं और वो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर रहेगा। तो स्मॉल शेयर होल्डर का क्या डेफिनेशन है, जितने भी शेयर होल्डर्स है जिनका शेयर का वैल्यू 20,000 रुपये या कम है। ओके, अगर मैं हूँ, मेरे पास 15,000 का शेयर है, आपके पास 18,000 का शेयर है, दूसरे पर्सन के पास 19,000 का शेयर्स है, तो हम सब लोग स्मॉल शेयर होल्डर्स में इंक्लूड हो गए। और इसमें एक कंडीशन है कि एटलीस्ट 1,000 ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर्स होने चाहिए। 1,000 ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर्स मिल के एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर 1,000 शेयर होल्डर्स एक डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, मिनिमम 1,000 होने चाहिए शेयर होल्डर्स के ग्रुप में, स्मॉल शेयर होल्डर्स के ग्रुप में। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, पर वो सब लोग अल्टीमेटली मिल के एक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। तो अभी ये एक रीसेंट केस हुआ था, मैप माई इंडिया करके अपनी एक कंपनी है, तो वो क्या, ये GPS और सबसे रिलेटेड थोड़ी सर्विसेज देती है। तो इनके केस में यही हुआ था कि वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसके पास बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग थी, उसके पास वोटिंग राइट ज़्यादा थे, फिर उसके मदर के पास, उसके ब्रदर के पास, मतलब जो उसके रिलेटिव्स थे उनके पास मेजर शेयर होल्डिंग थी, और बाकी जो लोग थे उनके पास माइनर शेयर होल्डिंग थी। तो उनके रिलेटिव्स ने एक मतलब इन लोगों ने मिलके एक डिसीजन ऐसा लिया कि वो जो कंपनी है उसका जो मेन जो प्रोडक्ट है वो उसने उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को ही बेच दिया, और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने वो प्रोडक्ट लेके एक अपना दूसरा कंपनी चालू किया। तो ये जो डिसीजन है कि भाई मैं अपने कंपनी का मेन प्रोडक्ट कम भाव में अपने ही मैनेजिंग डायरेक्टर को बेच दूँ, ये जो डिसीजन है वो लेने के लिए वोटिंग हुआ होगा। लेकिन वोटिंग किसने किया, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास 40% है, मैनेजिंग डायरेक्टर के मदर के पास 30% है, उसके भाई के पास भी 10-20% है। तो जो फैमिली मेम्बर्स है वो तो अपने ही बच्चे का अच्छा देखेंगे ना, तो उन्होंने वो प्रोडक्ट का कंपनी में से कम भाव में लेके अपनी एक नई कंपनी बना दी। और जो फिर जो माइनर शेयर होल्डर्स है, स्मॉल शेयर होल्डर्स है, उनको पूरा नुकसान सहन करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई फ्रॉड तो हुआ नहीं क्योंकि वोटिंग तो प्रॉपर हुआ था ना, पर प्रॉब्लम यह है कि जिसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स थे वो सबको पर्सनल फ़ायदा हो रहा था, और जिसके पास कम वोटिंग राइट्स थे उन सबको नुकसान सहन करना पड़ा। तो ये सब केसेस से बचने के लिए ये राइट दिया हुआ है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है वो अपना एक डायरेक्टर चूज़ कर सकता है। और फाइनली है फीमेल डायरेक्टर। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये एक नया प्रोविज़न आया है कि हर कंपनी में जहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या ज़्यादा है वहाँ पे एक फ़ीमेल डायरेक्टर, एटलीस्ट एक फ़ीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए। ज़्यादा हो सकती है लेकिन एटलीस्ट 1 फीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए। और वो जब आया था तो बहुत सारे कंपनीज़ में, मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा पेड अप कैपिटल वाली भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ थी जहाँ पे पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सब मेल थे, एक भी फीमेल नहीं थी। और ऐसे कंपनीज़ ने, जैसे रिलायंस में भी यही कंडीशन था, रिलायंस में भी सब ऑल मेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और उनको तब एक फ़ीमेल डायरेक्टर को अपॉइंट किया था उन्होंने। तो इसके साथ हम करंट सेशन कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सेशन में क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो आई होप रिकॉर्डिंग में, अभी रिकॉर्डिंग सुनूंगी तब पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है या कितना कम है। सो एनीवेज, आई थैंक यू फॉर योर पेशेंस इन एडवांस।